एनर्जी को हमने बताया था कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता, यानी इसकी जो डेफिनेशन देते हैं वो इसके फंक्शन के बेस पर देते हैं। और यही एनर्जी जब हीट के फॉर्म में हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर ट्रांसफ़र होती है तब इसी प्रोसेस को थर्मल ट्रांसमिशन कहेंगे। थर्मल ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। थर्मल ट्रांसमिशन कहलाता है। और यही थर्मल ट्रांसमिशन 3 मेथड से होता है। वन इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। कंडक्शन ये सॉलिड मीडियम में होता है, कन्वेक्शन ये फ्लूइड मीडियम में होता है। मीन्स कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर्स मीडियम। रेडिएशन के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम चाहिए। अब एक एक करके देखें तो इसमें सबसे पहले कंडक्शन, ये सॉलिड मीडियम में होता है। और सॉलिड मीडियम क्या है ये हमने आपको बताया था, जिसमें एटम के बीच में मिलने वाला अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, जिससे कि मैटर का शेप एंड वॉल्यूम बोथ बिकम डेफिनिट ड्यू टू हाई इंट्रा एटॉमिक फोर्स। और यहां पर आयरन की एक रॉड को जब हम एक एंड से गर्म करते हैं, ये हमारा आयरन रॉड और ये इसमें मिलने वाले मीडियम पार्टिकल्स, इसके एक एंड को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब है हम उसको हीट दे रहे हैं, ठंडा करने का मतलब है कि हम उससे हीट ले रहे हैं। तो एक एंड के गर्म होने पर यहाँ पर मिलने वाले जो मीडियम पार्टिकल्स हैं इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने नियरेस्ट पार्टिकल को, ये अपने नियरेस्ट पार्टिकल को, ये अपने नियरेस्ट पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं और कुछ देर में पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में मीडियम पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते हैं। इसी मेथड को कंडक्शन कहते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। यानी जब मीडियम के पार्टिकल के हटे बिना हीट ट्रांसफर होती है तो यही कंडक्शन कहलाता है। जैसे आयरन के रॉड को एक एंड से गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, ये कंडक्शन कहलाएगा। हम लोग घरों में जो किचन में बर्तन यूज़ करते हैं, जैसे तवा, जब इसको नीचे से गर्म करते हैं कुछ देर बाद उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। और अगर हैंडल का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से अधिक हो जाएगा तो हैंडल से हीट निकल करके हमारे बॉडी में जाती है अगर हम हैंडल को टच करते हैं और हमें वो हैंडल गर्म लगता है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हैंडल के चारों ओर हम एक हीट का बेड कंडक्टर लगा देते हैं। वो या तो वुडन होता है, लकड़ी का बना हुआ, और वुडन इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट,
या फिर बेकेलाइट। बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ब्लैक कलर का आपने हैंडल देखा होगा प्रेशर कुकर पर, तवे पर, कढ़ाई पर, ये बेकेलाइट का बना होता है। बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये गर्म करेंगे तो हार्ड हो जाती है, इसको रीशेप नहीं कर सकते, इसका रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। एंड दिस बेकेलाइट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। सेकेंड मेथड कन्वेक्शन। ये फ्लूइड मीडियम में होता है। फ्लूइड मीन्स मैटर दैट हैव टेंडेंसी टू फ्लो इज फ्लूइड। वो मैटर जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है वो फ्लूइड कहलाएगा। फ्लूइड हैव टेंडेंसी टू फ्लो, और टेंडेंसी फ्लो होने की ये लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। हैंस लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड। तो कन्वेक्शन ये फ्लूइड मीडियम में होता है, यानी लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। और इसमें मीडियम पार्टिकल्स अपनी जगह से हट करके हीट को ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम वाटर को गर्म करते हैं, हमेशा हम वाटर को नीचे से ही गर्म करेंगे तभी गर्म होगा, अदरवाइज ये गर्म नहीं होगा। गर्म करने पर नीचे मिलने वाले जो मीडियम पार्टिकल्स हैं ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, गर्म होकर के हल्के होंगे, हल्के होकर के ये ऊपर जाएंगे। ऊपर मिलने वाले पार्टिकल्स को ये डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस होने के पर ये पार्टिकल्स नीचे आएंगे, हीट एब्जॉर्ब करके हल्के होकर के ये ऊपर जाएंगे। इस तरह से मीडियम पार्टिकल्स ये साइक्लिक मैनर में डिस्प्लेस होते रहते हैं और हीट को ट्रांसफर करते हैं। यही मेथड कन्वेक्शन कहलाती है। और ये जो साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट है मीडियम पार्टिकल्स का ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, यही कहलाएगा कन्वेक्शनल करंट। तो कन्वेक्शनल करंट क्या है, इनको हम डिफाइन करते हैं साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। किसके कारण? ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। इस कन्वेक्शनल करंट। और कन्वेक्शन क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल with displacement of medium particles। इस कन्वेक्शन यानी यहां पर मीडियम पार्टिकल्स डिस्प्लेस होकर के हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि कंडक्शन में मीडियम पार्टिकल्स डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। विदाउट डिस्प्लेसमेंट पानी को हम नीचे से गर्म करेंगे तभी गर्म होता है। अगर हम पानी को ऊपर से गर्म करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पानी को ऊपर से गर्म करने पर यह गर्म नहीं होता है। जब हम इसे ऊपर से हीट देते हैं तो मीडियम पार्टिकल्स
इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हल्के होकर के ऊपर निकल जाएंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीट वाटर गर्म नहीं होगा। यही प्रोसेस इवोपरेशन कहलाती है। कभी आपने ध्यान दिया हो, गर्मियों के दिनों में मई जून के महीने में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, दोपहर के समय तालाब का पानी नीचे एकदम ठंडा होता है, ऊपर गर्म होता है, और वही गर्म होकर के एवोपरेट होता रहता है। तो नीचे का पानी कभी भी गर्म नहीं होगा अगर हम पानी को ऊपर से गर्म करते हैं तो। इमर्शन रॉड से भी पानी वहीं तक गर्म होता है जहां तक इमर्शन रॉड होती है, पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है। अगर ये प्लास्टिक की बकेट है तो पानी वहीं तक गर्म होगा जहां तक इमर्शन रॉड है, और अगर ये आयरन या स्टील की बकेट है यानी किसी मेटल की बकेट है तो पानी पूरा नीचे तक गर्म हो जाएगा, क्योंकि मेटल की बकेट ये कंडक्शन की प्रोसेस से पूरे पानी को गर्म करती है। लेकिन प्लास्टिक की जो बकेट है वो हीट की वेट कंडक्टर है, पानी नीचे का गर्म नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, पानी को हम नीचे से गर्म करते हैं तभी गर्म होता है। और यही प्रोसेस फ्रिज में भी होती है। फ्रिज में फ्रीजर ऊपर होता है और उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर ठंडी होकर के हैवी होगी, हैवी होकर के नीचे बैठेगी, तो वहां पर भी कन्वेक्शन की प्रोसेस से फ्रिज ठंडा होता है। लेकिन फ्रीजर खुद कैसे ठंडा होता है, उसके लिए फ्रीजर के पीछे एक होता है कंप्रेशर, और कंप्रेशर मतलब जो कंप्रेशन की प्रोसेस को करे। अब ये कंप्रेशन की प्रोसेस क्या है? कि जब हम गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, यही प्रोसेस कंप्रेशन कहलाएगी, यानी कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। इस कंप्रेशन और इस काम को जो एपरेटस करता है वो कंप्रेसर कहलाएगा, और कंप्रेशन की इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए कंप्रेसर हमेशा गर्म होता है। और इन्हीं हाईली प्रेशराइज्ड गैसेस को निकलने के लिए अगर जरा सा भी रास्ता मिल जाए तो ये बहुत तेजी से निकलती है, और तेजी से निकलकर ये एक्सपेंड हो जाती है। यही प्रोसेस एक्सपेंशन कहलाती है, यानी इसका जस्ट अपोजिट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बाय डिक्रीज इन प्रेशर इज एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन की इस प्रोसेस में टेम्परेचर कम होता है, जबकि कंप्रेशन की प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है और बहुत कम होता है तो वही नलियों से घुमा करके फ्रीजर तक लाई जाती है और फ्रीजर ठंडा हो जाता है। यानी फ्रीजर ठंडा होता है बाय द सडन एक्सपेंशन इन कंप्रेस्ड गैसेस, दोज आर फिल्ड इन कंप्रेसर। कभी इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरा जाता था, लेकिन अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, इसमें अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो एक इको फ्रेंडली गैस है वो इसको भरा जाता है, जो रेफ्रिजरेशन का काम करती है। फ्रिज भी इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है और एसी भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल दें और फ्रिज को ऑन कर दें तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? तो सीधा सा आंसर, कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा कि अगर हम फ्रिज का डोर बंद कर दें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा रूम टेम्परेचर पर? तब भी बढ़ेगा। अब क्वेश्चन कि इन दोनों कंडीशन में किस में बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा? तो पहले वाली जो कंडीशन है जिसमें हमने फ्रिज का डोर खोल दिया है, रूम का डोर बंद किया है, फ्रिज को ऑन किया है, तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। और उसका रीजन कि जब हम फ्रिज का डोर खोल देते हैं तो फ्रीजर को ठंडा करने के लिए अब रूम की एयर है, यानी उसको ज्यादा वॉल्यूम की एयर को ठंडा करना है। और जब फ्रीजर का वर्क बढ़ेगा तो कंप्रेसर का भी वर्क बढ़ता है, और कंप्रेसर का वर्क बढ़ेगा तो कंप्रेसर
ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा गर्म होकर के उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर गर्म होकर के एक्सपेंड होगी। और इसी के पैरेलल एक प्रोसेस और भी चलती है कि फ्रीजर के कांटेक्ट में आने वाली एयर ठंडी होगी, लेकिन ठंडी होकर के वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, गर्म होकर के एक्सपेंड होती है जो कंप्रेसर के कांटेक्ट में आती है। तो जो एक्सपेंड होती है वो डोमिनेंट हो जाती है और वही डोमिनेंट हॉट एयर विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रूम। ध्यान रखिएगा। तो कम फ्रीजर ठंडा होता है कंप्रेसर में भरी हुई गैसों के सडन एक्सपेंशन से। थर्ड प्रोसेस रेडिएशन। इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए, रिक्वायर्स नो मीडियम, और अगर प्रेजेंट होता है तो वो इस प्रोसेस से इफेक्टेड नहीं होता। इफ प्रेजेंट डू नॉट इफेक्ट बाय दिस प्रोसेस। सन से आने वाली जो हीट है लाइट के फॉर्म में वो इसी प्रोसेस से आती है। एनर्जी कम्स फ्रॉम सन by radiation, hence also known as radiant energy। और इसको अर्थ तक आने में स्पेस भी मिलता है, यानी जहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और इसे एटमॉस्फेयर भी मिलता है जहां पर मीडियम है। तो ना तो स्पेस इस प्रोसेस से इफेक्टेड हो रहा है और ना ही एटमॉस्फेयर इस प्रोसेस से इफेक्टेड होता है। एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है ये इनकमिंग रेडिएशन से नहीं बल्कि आउट गोइंग रेडिएशन से गर्म होता है, जिसकी वेवलेंथ हाई, एनर्जी लो, फ्रीक्वेंसी लो होती है, वो उससे गर्म होता है। जबकि सन से आने वाली जो एनर्जी होती है इसकी वेवलेंथ लो होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ध्यान रखना, रेडिएशन की मेथड के लिए मीडियम जरूरी नहीं होता है। अर्थ तक इस रेडिएशन एनर्जी को आने के लिए एनर्जी कम्स फ्रॉम सन टू अर्थ बाय रेडिएशन एंड टेक्स 8 मिनट टू 8.20 मिनट। मिनिमम 8 मिनट और मैक्सिमम 8.20 मिनट। ये जो मिनिमम टाइम है और ये मैक्सिमम टाइम है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 20 सेकेंड का डिफरेंस है और लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब 20 सेकेंड में ये 60 लाख का डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये अंतर कहां से आ गया? तो ये अंतर आ जाता है कि अर्थ सन के चारों ओर एक लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, और इस मूवमेंट में एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब अर्थ सन के मिनिमम डिस्टेंस पर होती है, और उस पोजीशन को कहा जाता है पेरिहिलियन। और एक पोजीशन ऐसी भी होती है जब अर्थ सन के मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है, तब इसी को कहा जाता है एपीहिलियन। तो पेरिहिलियन की पोजीशन में मिनिमम टाइम और एपीहिलियन की पोजीशन में मैक्सिमम टाइम लगता है। तो ये पेरिहिलियन और एपीहिलियन क्या है? पेरिहिलियन इज ए मिनिमम डिस्टेंस in between sun and earth। एपीहिलियन क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस इन बिटवीन सन एंड अर्थ।
तो पेरिहेलियन की पोजीशन में मिनिमम टाइम और एपिहेलियन की पोजीशन में मैक्सिमम टाइम लगता है। माइक्रोवेव ओवन हम लोग घरों में जो एक सिस्टम यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, गर्म करने के लिए, उसमें सिस्टम से लेकर के खाने तक जो एनर्जी जाती है वो भी रेडिएशन की प्रोसेस से जाती है। और इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि मीडियम इफेक्टेड नहीं होता है, तो इसमें बर्तन गर्म नहीं होता, लेकिन खाना गर्म हो जाता है। खाना भी तो एक मीडियम है। खाना इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि इसमें पानी है, और पानी अगर है तो कन्वेक्शन की प्रोसेस से वो गर्म होता है। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक पोटैटो को हमने कागज पर रख करके माइक्रोवेव ओवन में रखा, तो कागज तो गर्म नहीं होता लेकिन पोटैटो गर्म हो जाता है। तो उसका सीधा सा रीजन होता है कि पोटैटो में पानी होता है जिससे कन्वेक्शन की प्रोसेस से वो गर्म हो जाता है। अगर हम कागज को भी गीला करके माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे तो वो भी गर्म हो जाता है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, जनरली हम 3 स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर के। वन इज केल्विन, सेकंड सेल्सियस, इसी को कभी सेंटीग्रेड कहा जाता था, एंड थर्ड फ़ारेनहाइट। केल्विन इज इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ आर लोकल और नेशनल और डोमेस्टिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इन तीनों स्केल पर जो मिनिमम रीडिंग होती है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इनके जो मैक्सिमम रीडिंग होती है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब ये क्या है इसको देख लीजिएगा। मिनिमम रीडिंग on these 3 scales is freezing point of water at 1 atmospheric bar. Bar is the unit of atmospheric pressure. अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? freezing point is a temperature at which any liquid starts to freeze, means start to convert into solid, will be freezing point of that liquid. तो freezing point is a temperature at which a liquid start to convert into solid, and this freezing point is inversely proportionate to atmospheric pressure. ध्यान रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम घटाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। इन तीनों स्केल पर जो मिनिमम रीडिंग होती है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनकी जो मैक्सिमम रीडिंग होती है maximum reading on these 3 scales is boiling point of water at 1 bar। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, ये भी एक टेम्परेचर है। क्या होगा? इट इज ए टेम्परेचर एट विच any liquid starts to boil or convert into gas is boiling point of that liquid. तो boiling point is a temperature
at which liquid starts to boil or start to convert into gaseous state will be boiling point of that liquid, and this boiling point is directly proportionate to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, वहां पर इनडायरेक्टली था फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे 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 हम अर्थ सरफेस से ऊपर चलते चले जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और उसमें अगर सब्जियां पड़ी हुई हैं तो वो सब्जियां गलाने के लिए हमें देर तक एनर्जी देनी पड़ती है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्यों? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। या सब्जियां देर से गलती हैं पहाड़ियों पर, तो क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाने से तो उनको गलाने के लिए ज्यादा समय तक एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो नियम है ये ऐसे बर्तनों पर ही अप्लाई होता है जिनके ढक्कन खुले हुए होते हैं। प्रेशर कुकर ये इस प्रिंसिपल पर काम नहीं करता है। प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें हम एक ढक्कन यूज करते हैं जो एकदम एयर टाइट होता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म होकर के वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसी की गैस प्रेशर कुकर में ही रह जाती है, जिससे कि प्रेशर कुकर का बॉइलिंग, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और बढ़कर के लगभग हो जाता है 120 to 125 डिग्री सेल्सियस। इट्स ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कहां पर? इन प्रेशर कुकर। और इतने अधिक टेम्परेचर पर सब्जियां आसानी से गल जाती हैं। तो इन पर जो मिनिमम रीडिंग है ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होती है। केल्विन स्केल पर इट्स 273, सेल्सियस स्केल पर 0, फ़ारेनहाइट स्केल पर 32। और इनकी जो मैक्सिमम रीडिंग होती है केल्विन स्केल पर इट्स 373, सेल्सियस स्केल पर 100, फ़ारेनहाइट स्केल पर 212। इन तीनों स्केल के बीच में एक रिलेशन डेवलप करने के लिए इक्वेशन बना दी जाती है। दिस इक्वेशन इज के -273/5 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू F-32/9। इस इक्वेशन की हेल्प से हमें अगर एक स्केल पर टेम्परेचर पता है तो हम दूसरे स्केल पर निकाल सकते हैं। जैसे सेल्सियस स्केल पर हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये केल्विन स्केल पर क्या होगा या फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, हम कैलकुलेट करके इजीली निकाल लेंगे। जैसे केल्विन स्केल पर निकालना है तो आप C की जगह यानी सेल्सियस की जगह 37 रख दीजिएगा, इसको रोक लीजिएगा। इन दोनों के बीच में जब कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो केल्विन स्केल पर आ जाता है 310। फ़ारेनहाइट पर स्केल पर निकालेंगे तो आप केल्विन को रोक लीजिएगा और फ़ारेनहाइट को साथ कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 98.6 डिग्री। तो ये है हम लोगों का एवरेज बॉडी टेम्परेचर। एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और इसी एवरेज टेम्परेचर में कोई इंक्रीज अगर होता है तो उसी इंक्रीजमेंट को हम फीवर कहते हैं। तो फीवर इज नथिंग, फीवर इज ए increase in average body temperature due to any malfunctioning in system is fever। इन तीनों स्केल पर
इनकी जो स्टार्टिंग रीडिंग है वो डिफरेंट है, एंड रीडिंग है वो भी डिफरेंट है, बीच में इनका जो ग्रेडिंग है ये भी डिफरेंट है। यहाँ केल्विन स्केल को 100, सेल्सियस स्केल को 100, फ़ारेनहाइट स्केल को 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड एवरी पार्ट इज डिग्री। तो इनका बीच में डिवीजन भी अलग अलग है, स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग अलग है, एंड पॉइंट भी अलग अलग है। इसलिए इन तीनों स्केल पर कोई भी एक रीडिंग एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होती है। लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल -40 डिग्री रीडिंग पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स एट -40 डिग्री रीडिंग आर इक्विवेलेंट विद ईच अदर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल है, ध्यान रखना, अगर स्केल चेंज हो गया तो आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स एट -40 डिग्री रीडिंग आर इक्विवेलेंट विद ईच अदर। इसके अलावा कोई और स्केल नहीं और कोई और रीडिंग नहीं जिस पर दो स्केल एक दूसरे के बराबर हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लाइट। लाइट इज एन एनर्जी, it requires no medium to travel. Its speed 3 into 10 to the power 8 meter per second or 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे मीडियम आता जाता है, मीडियम की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, लाइट की स्पीड कम होती चली जाएगी। जैसे वैक्यूम से एयर से लिक्विड से सॉलिड मीडियम में जैसे जैसे हम आएंगे वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम, सॉलिड में मिनिमम होती है। ध्यान रखिएगा एरो का। लाइट का नेचर क्या है, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट था। नेचर ऑफ लाइट के रिगार्डिंगली न्यूटन, हाइजेंस, फ्रेनल, मैक्सवेल, आफ्टर दैट आइंस्टीन, इनके एक एक कॉन्सेप्ट को लें तो सबसे पहले न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, light travels in the form of small particles called corpus। न्यूटन के अनुसार ये छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ट्रेवल करता है, इसे कार्पस कहेंगे। इसके बाद आए हाइजेंस। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव मोशन थ्योरी,
लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसको कहेंगे? वो वेव्स जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उसके पैरेलल वाइब्रेट करती हुई आगे की ओर बढ़े, ये लॉन्गिट्यूडिनल मैनर कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मैनर, ये दिस वन। इसके बाद आए फ्रेनल। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेनल्स वेव मोशन थ्योरी, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स मैनर और ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स किसको कहेंगे? कि कोई भी वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हुई आगे की ओर बढ़े, यही ट्रांसवर्स मैनर कहलाएगा। यानी कुछ इस तरह से। इसके बाद आए मैक्सवेल। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। इसके बाद आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कॉल्ड फोटोन। ध्यान रखना, फोटोन का कॉन्सेप्ट आइंस्टीन ने, क्वांटम का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। अब इसमें से किसी भी एक थ्योरी को बेस मान करके लाइट में मिलने वाली जितनी भी फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, इसलिए यह माना जाता है कि लाइट फोटोन के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। मीन्स नेचर ऑफ लाइट इज डुअलिस्टिक। Means it travels in the form of transverse manner as well as in the form of photon। तो कुछ फिनोमिना की एक्सप्लेनेशन लाइट को ट्रांसवर्स वेव मान करके, तो कुछ फिनोमिना की एक्सप्लेनेशन लाइट को फोटोन मान करके की जाती है। तो इस तरह से माना जाता है लाइट, द नेचर ऑफ लाइट इज डुअलिस्टिक, means it travels in the form of transverse manner as well as in the form of small packets of energy called photons। On the basis of source, light can be categorized into 4 groups। तो types of light, on the basis of source, one is in condensed light, इन कंडेंस्ड लाइट उसको कहेंगे जो किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से इमिट होती है। इन कंडेंस्ड लाइट emits from non-living source। और जब ये नॉन लिविंग सोर्स से इमिट होती है तो लाइट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, एंड ऑल्सो रिलीज हीट। इसे हम हॉट लाइट भी कह देते हैं। जैसे सबसे पहले इन्वेंट होने वाला बल्ब, जिसको इनकंडेंस्ड बल्ब कहते हैं, उस जिस समय वो काम कर रहा होता है तो उसका फिलामेंट, अगर 100 वाट का बल्ब है तो उसका फिलामेंट लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसका हीट हो जाती है।
तो वो लाइट भी इमिट कर रहा है और हीट भी इमिट कर रहा है, तो ये इनकंडेंस्ड लाइट कहलाएगी। सेकंड, बायोलुमिनेसेंस लाइट, ये लिविंग ऑब्जेक्ट से इमिट होती है। और इसमें हीट नहीं होती। लाइक ग्लोबॉर्म, जुगनू से जो लाइट इमिट होती है वो इसी का एग्जाम्पल है। उसमें एक केमिकल होता है ल्यूसीफेरिन। यही ल्यूसीफेरिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ल्यूसीफेरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में बनाता है ऑक्सील्यूसीफेरिन, और यही ऑक्सील्यूसीफेरिन लाइट इमिट करता है। इन ग्लोबॉर्म, जुगनू, आप 1000 जुगनुओं को हथेली पर रख लीजिए, बिल्कुल भी आपको गर्म नहीं लगेगा। और यही ग्लोबॉर्म इस समय अब इंडेंजर्ड भी हो गए हैं। थर्ड, फ्लोरोसेंट लाइट। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, सपोज ये एक सरफेस है जिस पर लाइट पड़ रही है, जो लाइट इस पर आ रही है, इंसिडेंट लाइट, इसकी वेवलेंथ लो होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और जब ये इस सरफेस से एब्जॉर्ब होकर के इमिट होती है, तो ये जो इमिटेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं, ध्यान रखना, इमिटेड लाइट, इसकी वेवलेंथ हाई, फ्रीक्वेंसी लो होती है। और हाई वेवलेंथ लाइट की स्कैटरिंग मिनिमम होती है। स्कैटरिंग क्या है अभी कुछ देर में बताएंगे। तो उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है, ये हमें दूर से ही दिखाई दे जाती है। कभी आपने ध्यान दिया हो कि रात के समय जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो जहां ट्रैफिक सिग्नल लिखे हुए होते हैं, उस पर जैसे ही आपके व्हीकल की लाइट पड़ती है तो वो तेजी से चमकते हैं। ये फ्लोरोसेंस कहलाएगा। यानी जैसे आपकी लाइट पड़ी, उसमें पेंट में मिलने वाले केमिकल्स जो थे, जैसे कि मैग्नीशियम टंगस्टेट या जिंक वेरियम सिलिकेट, इन्होंने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसे जब इमिट किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, वेवलेंथ हाई हो जाती है। और वही हाई वेवलेंथ वाली लाइट जब आपकी आंखों पर पड़ती है तो वो उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है और वो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। लेकिन जैसे ही व्हीकल की लाइट हटती है, वैसे ही वो चमकना बंद हो जाते हैं। ट्यूबलाइट जो हम घरों में यूज किया करते थे पहले, फ्लोरोसेंट लाइट, उसमें भी यही प्रोसेस होती थी। या CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, उसमें भी यही प्रोसेस होती है। ये CFL है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट और लैंप, इसमें भी यही प्रोसेस होती है। फोर्थ, फास्फोरेसेंस, इसमें भी यही प्रोसेस होती है। केवल डिफरेंस इतना हो जाता है कि जैसे ही व्हीकल की लाइट हटती है, वो फिर भी चमकते रहते हैं, यानी फिर भी लाइट इमिट करते रहते हैं। जैसे कभी आपने ध्यान दिया हो कि ये जो AC का रिमोट है, इसके ये जो बटन है, ये रात में चमकते हैं, ये डे टाइम में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रात के समय इमिट करते हैं। तो ये फास्फोरेसेंस। या जो रिस्ट वॉच होती है,
उसके जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो भी रात में चमकते हैं, वो फास्फोरेसिस प्रोसेस कहलाती है। वो रेडियम नहीं है, ध्यान रखना। हम जनरली कह देते हैं कि उसमें रेडियम होता है इसलिए चमकता है, नहीं, रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो आपको उसमें लगा करके नहीं देंगे, हार्मफुल भी है और हाईली एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज्यादा महंगा भी है वो, ध्यान रखिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप। इन कंडेंस्ड लाइट ये नॉन लिविंग सोर्स से इमिट होती है, बायोल्यूमिनेसेंस लाइट ये लिविंग सोर्स से इमिट होती है, फ्लोरोसेंट लाइट इसमें वेवलेंथ हाई और फ्रीक्वेंसी लो होकर के इमिट होती है। फास्फोरेसेंस में भी यही होता है, डिफरेंस केवल इतना है कि फ्लोरोसेंस में सोर्स हटाने के बाद लाइट का एमिशन बंद हो जाता है, लेकिन फास्फोरेसेंस में सोर्स हटाने के बाद भी लाइट का एमिशन कंटिन्यू रहता है। अब एक एक फिनोमिना को देखें। फर्स्ट फिनोमिना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट वैक्यूम में या होमोजीनस मीडियम में स्ट्रेटली चलती है। लाइट रेज ट्रेवल्स स्ट्रेटली इन वैक्यूम और इन होमोजीनस मीडियम। होमोजीनस मीडियम मीन्स इक्वल डेंसिटी मीडियम में लाइट रे एकदम स्ट्रेटली ट्रेवल करती है, इस तरह से। लेकिन मीडियम अगर हेट्रोजीनस है तो ये लाइट रेज स्ट्रेटली ट्रेवल नहीं करती हैं, ये अपने डेफिनेट पाथ से डेविएट होती रहती हैं, और इसी डेविएशन को हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं। यानी रिफ्रैक्शन इज नथिंग, इट्स ए डेविएशन। किसका? लाइट रेज का। कब? मीडियम चेंज होने पर। कहां से? फ्रॉम इट्स डेफिनेट पाथ। सपोज इट्स ए डिमार्केशन लाइन इन बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम। ऊपर वाले मीडियम की डेंसिटी अलग है, नीचे वाले मीडियम की डेंसिटी अलग है। ये लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ये इसका डेफिनेट पाथ है, इसको इस पाथ पर निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका पाथ चेंज हो जाता है। अगर ये रेयरर मीडियम से आती है, रेयरर मीडियम मीन्स लो डेंसिटी मीडियम, और ये हाई डेंसिटी मीडियम यानी डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नीचे की ओर झुक जाएगी। जो लाइट रे एक मीडियम से आती है वो इंसिडेंट लाइट कहलाएगी, इंसिडेंट रे। और जो अपने डेफिनेट पाथ से डेविएट होती है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे और डेविएटेड रे। और इन दोनों के बीच में अगर हम इसको पॉइंट मान करके एक सीधी लाइन खींच दें तो ये नॉर्मल कहलाएगी। तो व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। या इसके जस्ट अपोजिट, ये लाइट रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है
तो ये इसका डेफिनेट पाथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट डेविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसी डेविएशन को ही हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं। यानी व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और रेयर टू डेंसर मीडियम, इट डेविएट्स from its definite path. The deviation of light ray with change in medium is refraction. मीडियम चेंज होने पर लाइट रे का अपने डेफिनेट पाथ से डेविएट होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है। और ये रिफ्रैक्शन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। जिस कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसका रिफ्रैक्शन यानी डेविएशन मिनिमम होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में हम जैसे जैसे वॉयलेट से रेड कलर की ओर जाएंगे वेवलेंथ बढ़ती है, लेकिन रिफ्रैक्शन कम होता है। कई सारे कलर्स आपको दिए गए हैं और फिर इसमें पूछा जाए विच वन फॉलोइंग कलर विल डेविएट्स मैक्सिमम, कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, उन सारे कलर्स को आप बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लीजिएगा और जो कलर सबसे पहले आएगा उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी और जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी उसका रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तो रिफ्रैक्शन मिनिमम होता है। इसी रिफ्रैक्शन के कारण sun appears bigger at the time of sunrise or sunset। कभी आपने ध्यान दिया हो तो जिस समय सनराइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है उस समय सन का साइज बड़ा दिखाई देता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। या पानी में पड़ी हुई तिरछी पेंसिल ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देती है। इंक्लाइंड पेंसिल इन वाटर appears bended towards upper side। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑप्टिकल इल्यूजन। ऐसा वास्तव में होता नहीं है, लेकिन होता हुआ लगता है। तो सन appears bigger at the time of sunrise or sunset, twinkling of stars, inclined pencil in water appears bended towards upper side। All these examples are optical illusion but due to refraction। लेंस क्या है? लेंस को हम डिफाइन करते हैं, लेंस इज ए शेप ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल
that refract light rays, जो लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करे ऐसा शेप लेंस कहलाएगा। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉन्वेक्स लेंस, मीन्स लेंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड कॉनकेव लेंस। Lens are of two types. One is convex and second is concave. Convex lens, इसकी दोनों सरफेस बाहर की ओर कर्व्ड होती हैं like this. And this convex lens converges light rays at a point. ये पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड फोकल पॉइंट। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी कहेंगे। ये है लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस, ये है फोकल पॉइंट, और ऑप्टिकल एक्सिस से लेकर के फोकल पॉइंट तक के बीच का ये जो डिस्टेंस है यही कहलाएगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज ए डिस्टेंस इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू फोकल पॉइंट। सेकेंड कॉनकेव लेंस, इसकी सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड होती है और ये पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ट करता है। इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। यानी लेंस लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करेगा और रिफ्रैक्शन तभी होता है जब मीडियम चेंज होता है। अगर हम इस लेंस को डिफरेंट मीडियम में रखें तब क्या होगा? इफ ए लेंस kept in different density medium, then what will be happened? तो यहां पर तीन कंडीशन हो जाती हैं। पहली कंडीशन कि इस लेंस को हम लो डेंसिटी मीडियम में रखें, केप्ट इन लो डेंसिटी मीडियम। सेकंड, केप्ट इन इक्वल डेंसिटी मीडियम। एंड थर्ड, केप्ट इन हाई डेंसिटी मीडियम। इसके अलावा कोई और कंडीशन तो होगी नहीं। हम इसको या तो लो डेंसिटी मीडियम में रखें या हाई इक्वल डेंसिटी मीडियम में रखें या हाई डेंसिटी मीडियम में रखें, देन व्हाट विल बी हैपेंड? जब हम इसे लो डेंसिटी मीडियम में रखते हैं, व्हेन ए लेंस केप्ट इन लो डेंसिटी मीडियम, इट्स नेचर remains unchanged, यानी
हमने अगर कॉन्वेक्स लेंस को रखा है तो वो कॉन्वेक्स की ही तरह बिहेव करेगा, यानी लाइट रेज को कॉन्वर्ज कर देता है। अगर कॉनकेव रखा है तो वो लाइट रेज को डाइवर्ट ही करेगा, लेकिन इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, रेन ड्रॉप इन एयर। ये कॉन्वेक्स लेंस होती है, रेन ड्रॉप गोल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, और गोल है तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी। लाइट रेस को ये कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आती जाती है वैसे वैसे एयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो इसकी फोकल लेंथ कम होती चली जाती है। सेकेंड, व्हेन लेंस kept in equal density medium, then what will be happen? जब हम इसको इक्वल डेंसिटी मीडियम में रखते हैं तब क्या होगा? लेंस का नेचर ही खत्म हो जाएगा। नेचर बिकम फिनिश्ड एंड लेंस बिहेव्स लाइक ए प्लेन ग्लास। इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। ध्यान रखना, प्लेन ग्लास की कोई फोकल लेंथ नहीं होती है, इनफाइनाइट। तो जब हम इसको इक्वल डेंसिटी मीडियम में रखेंगे तो लेंस का नेचर ही खत्म हो जाएगा। ये एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। इट बिहेव्स लाइक ए प्लेन ग्लास। और जब इसको हम हाई डेंसिटी मीडियम में रखते हैं तब क्या होगा? जब इसको हम लेंस को हाई डेंसिटी मीडियम में रखते हैं, व्हेन केप्ट इन हाई डेंसिटी मीडियम, देन नेचर and focal length both become changed। अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव रखा है तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एयर बबल इन वाटर। एयर का बना हुआ है, वाटर में रखा हुआ है। एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, और ये स्फेरिकल शेप होता है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो एयर बबल इन वाटर इज कॉन्वेक्स लेंस, बट बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। ये है एयर बबल। ये वाटर, ये लाइट रेस को कन्वर्ज करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करता, ये डाइवर्ट कर देता है। और डाइवर्ट करने का काम किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। तो ध्यान रखना, एयर बबल इन वाटर इज ए कॉन्वेक्स लेंस। होता तो कॉन्वेक्स लेंस है, बट बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। अगर हम यहां डेंसिटी की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म का यूज करें तभी ध्यान रखना कंडीशन यही रहेगी। डेंसिटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अभी बता। डेंसिटी क्या है, यह हमने आपको बताया था। डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है?
refractive index is a ratio in between speed of light in vacuum upon speed of light in medium। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे लाइट की स्पीड कम होती चली जाएगी, और लाइट की स्पीड अगर कम होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। यानी हाई डेंसिटी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने डेंसिटी टर्म का यूज किया है। अगर इसकी जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म होता तब भी कंडीशन यही होती। तो ध्यान रखिएगा, हम अगर लो डेंसिटी मीडियम में उसको रख रहे हैं लेंस को, तो लेंस का नेचर चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। हम इसे इक्वल डेंसिटी मीडियम में रखेंगे तो उसका नेचर ही खत्म हो जाएगा और लेंस एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। अगर हम इसको हाई डेंसिटी मीडियम में रखेंगे तो इसका नेचर और फोकल लेंथ दोनों ही चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एयर बबल इन वाटर इज ए कॉन्वेक्स लेंस बट बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। And now next phenomena of light is total internal reflection। और TIR। पहली बात कि इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है। What is reflection? जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, सपोज ये सरफेस है, इस पर जब लाइट पड़ती है तो इससे टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। यही कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली बात आपको समझना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन भी होता है। दूसरा हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने डेफिनेट पाथ से डेविएट हो जाती है, यही रिफ्रैक्शन कहलाता है। और इसमें हमने बताया था कि जब लाइट रेज डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो ये नॉर्मल से दूर हटती है। अब देखें, इट्स ए डिमार्केशन लाइन इन बिटवीन टू मीडियम। ऊपर वाले मीडियम की डेंसिटी अधिक है डेंसर मीडियम से, रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम मीन्स हाई डेंसिटी मीडियम, rarer medium means low density medium। when light ray enters from denser to rarer medium, it deviates away from normal। it's normal। ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाने पर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। हम अगर इंसिडेंट रे को थोड़ा सा नीचे करते हैं तो ये रिफ्रैक्टेड रे और भी अधिक डेविएट हो जाती है। इसी तरह से करते करते एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि जब ये रिफ्रैक्टेड ने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर डेविएट होती है, तब आने वाली सारी की सारी लाइट रे उसी मीडियम में वापस लौटती हैं जिस मीडियम से ये आती है।
इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देते हैं। Means when light ray enters from denser to rarer medium, it deviates away from normal. If refracted ray deviates at 90-degree angle with normal, then all incident rays will reflect in same medium. यानी इसमें ध्यान देना है, when light ray enter from denser to rarer medium, क्या होगा? It deviates away from normal. If deviated ray refract at 90-degree angle with normal, then all incident rays will reflect in same medium. हमने यहां नॉर्मल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर, अगर हम इसमें बुक्स में लिखा हुआ है मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी क्रिटिकल एंगल। तो चाहे आप ऐसे कर दीजिएगा, डेविएट्स एट डेविएटेड रे रिफ्रैक्ट एट 90 डिग्री विद नॉर्मल और मोर देन क्रिटिकल एंगल। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देते हैं। अब इसी रिफ्लेक्शन के कारण क्या क्या होता है? एग्जाम्पल्स, मिराज एंड लूमिंग फॉर्मेशन। कभी आपने ध्यान दिया हो, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आप दोपहर के समय रोड पर निकलते हैं तो लगता है कि जैसे पानी पड़ा हुआ है, वो मिराज कहलाता है। इसी तरह से कोल्ड एरिया में भी होता है, जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो लूमिंग कहलाती है। मिराज ये हॉट एरिया में, जबकि लूमिंग कोल्ड एरिया में होता है। और ध्यान रखना, ये दोनों ही ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऐसा होता हुआ दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। इसके अलावा शाइनिंग ऑफ डायमंड और शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर शाइनिंग ऑफ ग्लास एज वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स एंड इंडोस्कोपी।
ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये ऑप्टिकल फाइबर्स क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ग्लास, सिलिका और सिलिका ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड आल्सो नोन एज क्वार्ट्ज। या तो ग्लास के या सिलिका के या सिलिका ऑक्साइड के बने हुए होते हैं, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को लाइट रे के फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन इन लाइट फॉर्म। और लाइट की स्पीड हमने बताई थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इस समय जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, जो डाटा का ट्रांसफर होता है, वो लाइट के फॉर्म में होता है, इसलिए फास्टेस्ट स्पीड से हो रहा है। इंडोस्कोपी क्या है? इंडोस्कोपी यूज्ड इन मेडिकल साइंस, हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो ट्यूब नुमा, ट्यूब शेप्ड हैं, लाइक एलिमेंट्री कैनाल या ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के लिए इंडोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो इंडोस्कोपी यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू डिटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर of tube-like organs like alimentary canal, respiratory tract, अब इसके नाम स्पेसिफिक भी होगा। अगर हम कोलोन का करा रहे हैं तो कोलोनोस्कोपी कहलाएगा, ब्रोंकस का करा रहे हैं तो ब्रोंकोस्कोपी कहलाएगा। और ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ इंडोस्कोपी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन लाइफ में ऑप्टिकल फाइबर्स यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इंडोस्कोपी यानी मेडिकल साइंस में होता है। नेक्स्ट फिनोमिना इन लाइट is स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग का सीधा सा मतलब होता है तितर बितर हो जाना। जब लाइट रे किसी मीडियम से होकर के पास होती हैं तो मीडियम पार्टिकल से कोलाइड होकर के ये बेंड हो जाती है। The bending of light rays after collision with medium particles is scattering. Bending of light rays after collision with medium particles स्कैटरिंग। और इसका एक्सप्लेनेशन जिस साइंटिस्ट ने किया उसके लिए 1930 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया। एक्सप्लेन्ड बाय C.V. रमन ऑन द बेसिस ऑफ रमन इफेक्ट एंड अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930। और इसी स्कैटरिंग के कारण सन अपीयर्स रेड
ऑरेंज येलो। कब? एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड appears yellow, orange and red at the time of sunset। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस, सनराइज के समय रेड ऑरेंज येलो और सनसेट के समय इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, येलो ऑरेंज रेड। किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू स्कैटरिंग। इसके अलावा स्काई एपियर्स ब्लू, सी एपियर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। ये सब स्कैटरिंग के कारण होता है। अगर मीडियम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ मीडियम स्कैटरिंग डज नॉट ऑकर्स। in absence of मीडियम। मीडियम की एब्सेंस में स्कैटरिंग नहीं होता है, यानी स्पेस में से जाकर के अगर हम सन को देखें तो सन एपियर्स व्हाइट, स्काई एपियर्स ब्लैक एंड सी एपियर्स ब्लैक एंड सी एपियर्स ब्लू। कहां से? फ्रॉम स्पेस। ध्यान रखिएगा, पूछते हैं कॉस्मोनॉट को स्पेस या सन कैसा दिखाई देगा, तो इस स्काई या सन कैसा दिखाई देगा, तो सन व्हाइट और स्काई ब्लैक, सी ब्लू ही दिखाई देगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट और सी के बीच में एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर अगर है तो स्कैटरिंग होगा। एंड दिस स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वेवलेंथ। Scattering is inversely proportionate to wavelength, यानी जिस कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में जैसे जैसे वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ेगी, लेकिन स्कैटरिंग कम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, स्कैटरिंग मिनिमम होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए डेंजर सिग्नल हमेशा रेड कलर के ही बनाए जाते हैं। इट्स वेवलेंथ मैक्सिमम, स्कैटरिंग मिनिमम and will cover maximum distance, hence always used red color in danger signal. Next phenomena is dispersion. डिस्पर्सन का सीधा सा मतलब होता है सेपरेशन। किसका? कलर्स का। इन ए डेफिनिट सीक्वेंस। कब?
जब लाइट रे प्रिज्म से पास होती है, व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू प्रिज्म। अब ये सब होता किसकी वजह से है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। कि जब लाइट रे प्रिज्म से पास कराई जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के कारण 7 कलर्स के एक डेफिनेट सीक्वेंस में सेपरेट हो जाती है। इसी प्रोसेस को डिस्पर्सन कहेंगे। देखें कैसे। इट्स ए प्रिज्म। प्रिज्म मीन्स 3-dimensional triangle। When light ray passes through a prism, ये डेविएट अगर नहीं होती तो सीधी निकल जाती, लेकिन डेविएट हो जाती है अलग अलग वेवलेंथ की वजह से। और रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। और रिफ्रैक्शन हमने बताया था कि ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। जिस कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसका डेविएशन मिनिमम होगा, और वो है रेड कलर जो ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी उसका डेविएशन मैक्सिमम होगा और वो नीचे की ओर शिफ्ट होता है, और ये है वॉयलेट कलर। रेनबो फॉर्मेशन इसी के कारण हो रहा है। और इस रेनबो में ऊपर रेड नीचे वॉयलेट कलर होता है अगर ये प्राइमरी रेनबो है। और प्राइमरी रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ब्राइट होता है। जो भी आप देखते हैं वो प्राइमरी रेनबो होता है। लेकिन सेकेंडरी रेनबो में इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी ऊपर वॉयलेट और नीचे रेड कलर होता है। अब ये सेकेंडरी रेनबो क्या है? सेकेंडरी रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन साइड ऑफ सन। ये सन के ही डायरेक्शन में बनता है, यानी प्राइमरी रेनबो के जस्ट अपोजिट। कभी जब आप प्राइमरी रेनबो बनता हुआ देखें तो पीछे मुड़ करके देख लीजिएगा, आपको कभी कभी बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये थोड़ा सा डिफ्यूज्ड होता है। तो प्राइमरी रेनबो में ऊपर रेड नीचे वॉयलेट, सेकेंडरी रेनबो में नीचे रेड और ऊपर वॉयलेट कलर होता है। तो रेनबो फॉर्मेशन ड्यू टू डिस्पर्सन, और इस डिस्पर्सन की प्रोसेस में रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए ये डिस्पर्सन यानी सेपरेशन हो रहा है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज में जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती है, रिफ्रैक्शन कम होगा, स्कैटरिंग कम होगी। And the wavelength of light is inversely proportionate to its frequency, and frequency is directly proportionate to its energy। तो जैसे जैसे हम रेड से वॉयलेट कलर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ती है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन विच फॉलोइंग कलर विच कलर हैव मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी कलर्स दिए गए हैं उनको आप बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दीजिएगा, और जो कलर सबसे पहले आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा। और जो सबसे लास्ट में आएगा उसकी रिफ्रैक्शन सबसे कम, स्कैटरिंग सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम।
कभी आपने ध्यान दिया हो किचन में जब खाना बनाते हैं जिस गैस पर, अगर सिलेंडर में गैस हाईली प्रेशराइज्ड है यानी काफ़ी भरी हुई है, तो उसके जलने से निकलने वाली फ्लेम का कलर ब्लू होता है, और अगर उसमें से गैस कम हो जाए तो उस फ्लेम का कलर येलो हो जाता है। तो येलो की एनर्जी ब्लू की एनर्जी से कम होती है। ये है येलो और ये है ब्लू। जब आप इधर जाएंगे तो इधर एनर्जी कम होगी, तो ब्लू की एनर्जी ज्यादा और येलो की एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट फिनोमिना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की पोजीशन को हम एटम में देखें तो एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है, और इसी न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इसके पास मिनिमम एनर्जी होती है, इसलिए इस ऑर्बिट को इस इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी ऑर्बिट कहेंगे। हम इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी सोर्स से एनर्जी दे दें तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस ऑर्बिट से इमिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर ये इनर ऑर्बिट है तो ये हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो ये एटम से ही बाहर निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता, एक एटम से निकलेगा तो दूसरे एटम पर जाता है। इसे हम अगर कंटिन्यूसली एनर्जी देते रहें तो ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूस मूव करने से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम दी जाने वाली एनर्जी अगर लाइट के फॉर्म में है तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का अपनी ऑर्बिट से इमिट होना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from its original orbit by absorbing light energy। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर इलेक्ट्रॉन का अपनी ऑर्बिट से बाहर निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। और इस इफेक्ट को जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था वो थे आइंस्टीन। एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन। और इस अचीवमेंट के लिए आइंस्टीन को 1922 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी दिया गया। ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन ने इससे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन भी किए हैं, डिस्कवरी भी किए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, लेकिन उनमें से किसी के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। जिस अचीवमेंट के लिए दिया गया था वो था एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन। और इसी प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है सोलर सेल। सोलर सेल
और फोटोवोल्टेक सेल। PVC works on this principle that converts light energy into electric energy, और इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी डीसी यानी डायरेक्ट करंट। फोटोसिंथेसिस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल पर जब लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, फिर उसी से प्रोसेस आगे बढ़ती है। इसी बेस पर नए सेल तैयार किए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनिक सोलर सेल और ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेक सेल। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट दोनों ने मिलकर के 2015 में, ये है इक्वेटर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में मिलने वाले 121 कंट्रीज को मिलाकर के एक एलायंस तैयार किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। अब इन्हीं को क्यों? क्योंकि यहां पर सनलाइट की ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है और इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होने के कारण इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। और इस एलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। और किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी का हेडक्वार्टर इंडिया में है, ये पहला इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। कब बना था? इन 2015 इंडिया और फ्रांस के लीडरशिप में 120, इसमें 106 कंट्रीज ने साइन कर दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।